नंदिनी ने नलिनी के हाथों में लिली का फूल दिया और वे घर जाने लगी। दीदी, तुम यहाँ क्यों चली आई थी? मुझे अंदेशा हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है, यही सोचकर आ गई थी। ये सुनकर नलिनी, दीदी मजाक किए बिना बताओ ना दीदी। मैं जो कह रही हूँ वो सच है बहन। लेकिन नलिनी को लगा कि वो उसके साथ मजाक ही कर रही है। ठीक है, तो तुमने आकर मेरी जान बचाई है ना दीदी? दोनों बातें करती हुई जा रही थी। जब वे घर पहुंची तो सास सोफे पर बैठी हुई थी और बड़ी खुश होकर कह रही थी, अब तक तो ये काली औरत मर गई होगी और अब पानी में लाश बनकर तैर रही होगी। घर में जो कुछ भी बुरा था वो अब दूर हो गया है, अपने आप से कह रही थी। देवरानी जेठानी ने सुन लिया कि वो क्या कह रही है। जब नलिनी ने उन शब्दों को सुना तो वो डर गई और नंदिनी के कान में धीरे से, दीदी वो किसके बारे में बात कर रही है? मुझे डर लग रहा है बहुत। बिना डरे तुम पास में जाओ और उसे वो फूल दो और बाकी बात मैं तुम्हें बताऊंगी। नंदिनी के ऐसा कहने पर नलिनी ने वही किया और उसने जाकर अपनी सास को लिली का फूल दिया। जब नलिनी ने लिली का फूल दिया तो वो सन्न रह गई। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और हकलाने सी लगी। अरे क्या हुआ? तुम्हारे सारे कपड़े गीले हैं, झील में गिर गई थी क्या? हाँ, आपको कैसे पता कि मैं झील में गिर गई थी सासू माँ? अरे रे, तुम्हारे गीले कपड़े देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सासू माँ, मेरे पैर में कुछ लगा और मैं फिसलकर झील में गिर गई। तैर सकती थी तो बच गई। ठीक है, जाओ और नहा लो। वो उठी और दूसरी तरफ चली गई। क्योंकि वो तैरना जानती है, मौत के मुंह से बाहर निकल आई। छी, मेरा उसे मारने का सारा प्लान फेल हो गया। उसे बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद नलिनी ने स्नान किया और नंदिनी के कमरे में गई। दीदी अब बताओ, आखिर घर में क्या चल रहा है? अगर हम बोले तो वो सुन सकती है ना नलिनी? वो यहाँ नहीं है दीदी, अभी अभी वो बाहर गई हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ। अभी अभी तुमने उनके मुंह से सुना कि उन्होंने क्या कहा? वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने तुम्हें झाड़ियों में बांधने की योजना बनाई और तुम्हें पानी में फेंकने की कोशिश की। उसके प्लान के हिसाब से तुम्हें डूब जाना था, लेकिन मुझे शक हुआ और मैंने पीछा किया। उस दिन भी जब तुम दिया जला रही थी तो उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन पीछे से मैंने ही उसे मार दिया। वो नीचे गिर गई। बस यही बात थी। नंदिनी के बताने पर नलिनी को बहुत दुख हुआ। दीदी आखिर मैंने क्या गलती की है? वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है? मैं भी अपने पति को फोन करके इस बारे में बताऊंगी दीदी। बहन नलिनी माँ है उसकी, तो आसानी से भरोसा नहीं करेगा। हमारे पास सबूत भी नहीं। तुम टेंशन मत लो, एक दिन मैं देखकर उससे बात करूंगी, लेकिन तुमको अब सावधान रहना चाहिए हमेशा। जब नंदिनी ने ऐसा कहा तो नलिनी शांत हो गई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी रह रही हैं और अपना काम कर रही हैं। ये देखकर कांतम्मा को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब नंदिनी अकेली थी तो कांतम्मा उसके पास गई। नंदिनी, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि उसके साथ ज्यादा हिलो मिलो मत। सासू माँ, उसने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जिससे तुम उससे नाराज रहती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ, कम से कम अब तो उसे मारने का विचार छोड़ दो ना। ये सब अच्छा नहीं। उसके ऐसे कहते ही कांतम्मा भड़क गई। मैं तेरे लिए प्यार दिखा रही थी, लेकिन तू मुझे जवाब देने की कोशिश कर रही है। भले ही आप मेरे प्रति प्यार ना भी दिखाए, नलिनी के साथ बुरा ना करे। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। इससे कांतम्मा बड़ी बहू से भी नाराज हो गई। दोनों देवरानी जेठानी एक हो गई हैं क्या? जब वो इस तरह सोचने लगी तो उसके मन में बड़ी बहू के प्रति भी घृणा पैदा हो गई और वो उससे भी बुरा व्यवहार करने लगी। दिन बीत रहे थे। अब कांतम्मा कोई न कोई वजह ढूंढकर उन दोनों पर आरोप लगा रही है। घर में कोई आता भी है तो उनके सामने वो नलिनी और नंदिनी को नीचा दिखाती है। दीदी, मेरी वजह से तुम पर भी आरोप लग रहा है। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है दीदी। कोई बात नहीं, मैं इस स्थिति के लिए एक स्थायी समाधान के बारे में सोच रही हूँ। उसे हमसे थोड़ा डरना चाहिए, तभी वो हमारे खिलाफ अपनी हरकतें करना बंद करेगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे,
कांतम्मा का रवैया और खराब हो रहा था। इसलिए उन्होंने उसे डराने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने अपनी सास के दूध में नींद की कुछ गोलियां मिला दी, जिसे पीते ही कांतम्मा बेहोश हो गई। फिर दोनों बहुओं ने उसे पकड़कर रेलगाड़ी की पटरी पर लिटा दिया। तभी बहुत दूर से ट्रेन हॉर्न बजाकर उनकी ओर आने लगी। तेज शोर सुनकर कांतम्मा होश में आ गई और डर गई। उसके सामने दोनों बहुएं खड़ी थी और उसे देख रही थी। अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे ट्रेन आती दिखाई दे रही है। तुम दोनों जल्दी से मेरी रस्सियां खोलो। अगर तुम मर जाओ तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारा मरना ही करेक्ट होगा। जब तक जीवित रहूंगी कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वो गुहार करने लगी। तब दोनों बहुओं ने पटरी से बंधी रस्सियों को हटाकर उसे छुड़ाया। उस दिन से कांतम्मा ने फिर कभी उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुओं से बदला लेना चाहती थी और मौके की प्रतीक्षा में थी। शहर के पास एक कस्बे में कांता नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बड़ी मॉडर्न हुआ करती थी और अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट करके रखती थी। उसका एक बेटा था वामशी, जो शहर में काम करता था और रोज वहां से आता जाता था। एक दिन शाम को जैसे ही बेटा घर आया, कांता ने उसे एक बात बताई। आओ बेटा, मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अभी अभी मैरिज ब्रोकर आया था। वो एक अच्छा रिश्ता लाया। ऐसा लगता है लड़की शहर में रहती है। अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। उसके ऐसे कहने पर वामशी, माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे शहर की लड़की से नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरी तरह गांव के माहौल में पली बड़ी हो। अरे क्या कह रहा है तू? हमेशा मेरी तरह अपडेटेड रहा कर। देख मैं कितनी अपडेटेड हूँ। हमारा घर भी आधुनिक है और देख घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। अगर आप अपडेटेड रहना चाहती हैं तो रहिए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ही रहना पसंद है और इसके अलावा मैं सिर्फ एक गांव की लड़की से शादी करना चाहता हूँ माँ, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। उसने सख्ती से कहा और चला गया। और कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए उसने एक गांव की लड़की का ही रिश्ता ढूंढा और गांव की एक लड़की गीता से उसकी शादी करा दी। गीता जैसे ही वामशी के घर में दाखिल हुई, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को देखकर दंग रह गई। अरे बाप रे, ये घर ही क्या है? इतनी सारे गैजेट्स हैं। ये सभी गैजेट्स किस लिए हैं? तब वामशी ने उसे बताया, मेरी माँ ने इन सब चीजों को रखा है। मेरी माँ को हर चीज में अपडेटेड रहना पसंद है। वो यहाँ रहने की बजाय शहर में रहना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि मैं इस बात के लिए राजी नहीं यहाँ रह रही है। जब वो उसे बता रहा था तो कांता वहाँ आ गई। अरे ओ बहू, क्या तुमने हमारा घर देखा? मेरा घर शहर के घरों की तुलना में कम नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम इन गैजेट्स का उपयोग करना जानती हो। अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, उसने कहा और चली गई। 2 दिन बीत गए। एक दिन सुबह कांता जल्दी से उठकर आईने के सामने बैठ गई और अपने चेहरे पर मेकअप लगाने लगी। बाद में उसने अपना मोबाइल ऑन किया और रील्स की प्रैक्टिस करने लगी। तभी गीता कमरों की सफाई करने आई और सास को देखकर डर गई और डर के मारे अपने पति के पास भागी। अरे सुनो, जल्दी से मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ गीता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वाह, सासू माँ को कुछ हो गया है जी, इसलिए डरी हुई हूँ। वो वामशी को उसकी माँ के कमरे में ले गई। वहां कांता रील्स की प्रैक्टिस में बिजी थी। माँ, तुम क्या कर रही हो? सुबह सुबह मेकअप किया और ये सब क्या है? कांता ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी और अरे, मैं इंस्टाग्राम रीलों की प्रैक्टिस कर रही हूँ रे। ये अभी ट्रेंड में है। बहू गीता को भी सिखाना चाहिए ये ट्रेंडिंग चीजें। आओ। नहीं, मैं नहीं करूंगी, आप ही करो प्रैक्टिस।
दोनों वहां से निकलकर चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जब वामशी ऑफिस जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे गीता, क्योंकि मैं रोज ऑफिस चला जाता हूँ, खेतों को देखने नहीं जा पा रहा, तुम माँ के साथ चली जाना, ठीक है? इसके लिए गीता राजी हो गई। कुछ समय बाद वहाँ कांता के पास गई। सासू माँ, इन्होंने हम दोनों से कहा कि हमें जाकर खेतों को देख लेना चाहिए, इसलिए आइए चलते हैं, ताजी हवा का आनंद भी लेंगे। चलिए हम खेतों में जाकर कुछ समय गुजार लेंगे। उसने पूछा तो कांता भी मान गई। फिर दोनों खेतों में गईं। गीता को खेतों में काम करने की आदत थी, इसलिए उसने वहां काम करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बहुत धूप हो गई। अरे बाप रे, ये क्या है? इतनी तेज गर्मी में ये काम में लग गई। अब बहू को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तो उसने तुरंत गॉगल्स निकाले और बड़ी स्टाइल से आंखों पर चढ़ा लिए और कोई काम न करती हुई बस खड़ी रही। बहू ने काफी देर काम किया, फिर दोनों घर वापस चली गई। इस तरह दिन बीत रहे थे। कांता बस फैशन की दौड़ में मॉल और शॉपिंग सेंटर्स के चक्कर लगा रही थी और अपना सारा पैसा फैशन और आधुनिकता पर खर्च कर रही थी। वो बाहर के खाने की आदी हो गई थी और घर का बना खाना खाना भी छोड़ दिया था। अरे बहू, तुम भी फास्ट फूड बनाना सीखो ना बहू। मुझे तुम्हारा ये रोज का दाल चावल पसंद नहीं आ रहा है। न तो आपके बेटे और न ही मुझे जंक फूड पसंद है। आप चाहे तो खाएं, हम दाल चावल में ही खुश हैं। अरे थोड़ा मॉडर्न बनना सीखो ना बहू। मुझे अपने बेटे और बहू दोनों का परिचय कराने में शर्म आती है, उसने कहा और चली गई। कांता को रोजाना बर्गर, पिज्जा खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत हो गई। लेकिन गीता और वामशी ने कभी उन चीजों को छुआ तक नहीं, बल्कि घर पर ही अच्छे से साग, फल और सब्जियां बना के खाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक कांता को पेट में दर्द होने लगा और वो अपने बिस्तर पर पलटने लगी। बाप रे, मुझे कोई बचाओ, मैं पेट के इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही। हे भगवान, हे भगवान। और वो चिल्लाने लगी। इससे गीता डर गई और तुरंत उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किया। तब वो बिना किसी दर्द के शांत हुई। फिर कुछ देर बाद जब कांता को होश आया तो डॉक्टर ने आकर उससे ये बात कही, ये सब आपको बर्गर और पिज्जा और सभी जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से ही हुआ है। ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। कम से कम अब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए, उसने बताया और चला गया। तब वामशी ने अपनी माँ से कहा, तुम बस अपने फैशन, इंस्टाग्राम रील्स, फास्ट फूड में लगी रही। जब हमने कहा तो तुमने एक नहीं सुनी और अपनी सेहत इतनी खराब कर ली। ये तुम्हारी गलती है माँ, उसने ऐसा कहा। तब कांता ने अपने जीवन में बदलाव लाया और वो एक सामान्य जीवन जीने लगी। वो घर के काम में भी बहू की मदद करने लगी और सभी लोग घर में साथ साथ खुशी से रहने लगे।